हेलो एवरीवन, आप मुझे हाई प्रीस्ट बुला सकते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं कोर कलयुग में। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसको अभी तक की सबसे डार्केस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। इस परफॉर्मेंस ने सबकी आंखों से झूठ का पर्दा हटाया और उनको रियलिटी दिखाई, एक ऐसी रियलिटी जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस परफॉर्मेंस ने लोगों का, बल्कि यूं कहो कि सोसाइटी का डार्क साइड दिखाया है। What shocking is that no one could have imagined this experiment would be so extreme. इस परफॉर्मेंस का नाम था रिदम जीरो और इसको परफॉर्म किया था मरीना इब्रामोविच, जो कि एक सर्बियन आर्टिस्ट है। उनका बॉर्न नवंबर 30, 1946 बेलग्रेड सिटी में हुआ, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। उस टाइम पे सर्बिया यूगोस्लोवाकिया का पार्ट हुआ करता था। जब भी उनसे कोई पूछता कि वो कहाँ से बिलोंग करती है तो हमेशा वो एक ही बात बोलती, दैट आई केम फ्रॉम अ कंट्री दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मरीना बताती है कि उनकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी एंड अंटिल शी टर्न्ड 29 शी डिडंट इवन हैव द परमिशन टू लीव द हाउस आफ्टर 10 PM। और उन्होंने कई सारे इंसेन परफॉर्मेंस इसी कर्फ्यू के अंडर किए। इससे पहले कि मैं आपको रिदम जीरो के बारे में बताऊं, चलिए जानते हैं कुछ और परफॉर्मेंसेस के बारे में जो कि रिदम सीरीज का पार्ट है। रिदम 10 1973 ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में परफॉर्म किया था और ये मरीना के करियर का फर्स्ट परफॉर्मेंस था। इस परफॉर्मेंस के लिए 20 अलग अलग तरीके के चाकू और 2 टेप रिकॉर्डर यूज किए थे। ये एक रशियन गेम है और आप लोगों ने भी लाइफ में ये गेम जरूर खेला होगा। मोस्टली बचपन में हम अपनी उंगलियों के बीच में पेन या पेंसिल से निशाना लगाते थे और देखते थे कि कौन सबसे ज्यादा स्पीड में करता है बिना उंगलियों को छुए। मरीना ने भी कुछ ऐसा ही किया, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर शार्प नाइफ यूज किए गए थे। मरीना पहले एक टेप रिकॉर्डर ऑन करती है और चाकू को अपनी उंगलियों के बीच में तेजी से मारना शुरू कर देती है जब तक कि वो एम मिस नहीं करती और चाकू सीधा उसकी उंगलियों पे ना लगे। उसके बाद वो दूसरा चाकू उठा लेती है और सेम चीज रिपीट करती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक मरीना 20 के 20 चाकू यूज नहीं कर लेती। एक बार सारे चाकू यूज कर लिए, फिर उसके बाद मरीना रिकॉर्डिंग सुनती और साउंड को एनालाइज करती। अब वो दूसरे रिकॉर्डर को ऑन करती और कोशिश करती कि जिस जिस टाइम पे उसने चाकू को मिस किया सेम टाइम इस बार भी करे, ताकि दोनों रिकॉर्डर में से सेम आवाज आए। 20 चाकू 2-2 बार यूज किए गए, 40 सीरियस कट, कंप्लीटली इनसेन। और जबकि ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था। मरीना ने रिदम 5 परफॉर्म किया था 1974 स्टूडेंट कल्चरल सेंटर, जो कि बेलग्रेड में है। उन्होंने लकड़ियों की मदद से 5 पॉइंटेड स्टार बनाया और इसी वजह से इसका टाइटल भी रिदम 5 रखा गया। उसके बाद उस स्टार में ऑलमोस्ट 100 लीटर्स पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद मरीना ने अपने नाखूनों और बालों को काटा और उस जलते हुए स्टार के हर एक कोने में फेंक दिया, जैसे कि वो किसी तरीके का सेक्रीफाइस कर रही हो। उसके बाद वो उस जलते हुए स्टार के सेंटर में लेट गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीना कॉन्शियस हो जाती है। वो तो जब आग उसकी बॉडी के बिल्कुल करीब आ जाती है और वो रिएक्ट नहीं करती, तब एक डॉक्टर और कुछ लोग उस स्टार में जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्ट था और मरीना को जब होश आया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी बॉडी को एक लिमिट तक ही पुश कर सकती है और वो कॉन्शियस रह के ये परफॉर्मेंस करना चाहती थी जब तक कि स्टार पूरी तरीके से जल नहीं जाता। क्योंकि मरीना अपने लास्ट परफॉर्मेंस में अनकॉन्शियस हो गई थी, तो उसी के बेसिस पे ये परफॉर्मेंस 1974 गैलरी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, जो कि ज़ैग्रेब में है, वहां किया था। पहला पार्ट 50 मिनट चला, जिसमें मरीना ने वो मेडिसिन ली जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि कैटाटोनिक स्टेट में होते हैं, यानी कि वो लोग जो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। ये मेडिसिन लेने के बाद मरीना अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेती है और फिर सेकंड मेडिसिन ले लेती है जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है, यानी कि उन पेशेंट्स को नॉर्मल करने के लिए जिनमें वायलेंट बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। ये परफॉर्मेंस पूरे 5 घंटे चलता है जब तक उन मेडिसिन का इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। एक्ट खत्म होने के बाद मरीना को हार्डली कुछ याद होता है कि उसके साथ क्या हुआ। अभी तक आपने देखा कि जो भी परफॉर्मेंस करी गई थी वो ऑडियंस के सामने थी, ताकि इन केस अगर एक्ट गलत चले जाए तो ऑडियंस उसे आके बचा सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मरीना ने सोचा क्या होगा अगर मैं अकेले परफॉर्म करूं और वहां कोई भी प्रेजेंट ना हो, और इसी सोच से शुरुआत हुई रिदम 4 की। रिदम 4 1974 गैलरी ऑफ डायग्रामा, जो कि मिलान में है, वहां पर परफॉर्म किया गया था। मरीना एक कमरे में बिना कुछ कपड़े पहने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके पास एक हाई पावर इंडस्ट्रियल फैन होता है और वो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा हवा अपने सांसों के थ्रू लेने की,
ताकि वो अपनी लंग्स की लिमिट को पुश कर सके। ऐसा करने से उसके पास आउट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उस रूम में मरीना के साथ एक कैमरामैन होता है जिसको मरीना साफ साफ बोल देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, और कहती है कि कैमरा को मेरे फेस पे फोकस करना ताकि उसमें फैन ना दिख सके और बाहर बैठे लोगों को समझ में ना आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक्ट शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मरीना पास आउट हो जाती है और कैमरामैन को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब ये सब चीजें देख के मरीना को बहुत गुस्सा आता है कि जब भी वो अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करती तो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो बैठती, जिस कारण ऑडियंस को एक्शन लेना पड़ता। इन सारी चीजों को जब मरीना एक्नॉलेज करती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके बाद मरीना की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ रिदम सीरीज के फाइनल एक्ट की। रिदम जीरो 1974 गैलेरिया स्टूडियो मोरा, जो कि नेपल्स में है, वहां पर परफॉर्म किया गया था। मरीना डिसाइड करती है कि वो एक ऑडियंस और एक परफॉर्मर के रिलेशनशिप को टेस्ट करेगी। इस एक्ट में मरीना ने एक टेबल पे 72 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख दिए थे, जिसमें कुछ अच्छी चीजें थी लाइक रोजेस, फेदर, हनी, ऑलिव ऑयल, परफ्यूम, लिपस्टिक और कुछ डेंजरस चीजें लाइक हैमर, सीजर, रेजर और एक सिंगल लोडेड गन। टेबल के सेंटर पे एक फ्रेम रखा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन। यहाँ टेबल पे 72 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कोई किसी भी तरीके से मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। परफॉर्मेंस, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और इस परफॉर्मेंस में जो भी कुछ होता है मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ड्यूरेशन 6 घंटे, शाम 8 बजे से सुबह के 2 बजे तक। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के 3 घंटे लोग थोड़ा डरे हुए होते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करते। वो मरीना को घुमाने लगते हैं और उसका हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगते हैं। वो मरीना की लिमिट को चेक करते हैं। धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस आने लगता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो कुछ भी करे, मरीना एक स्टैचू है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और फिर शुरू होता है हैवानियत का खेल। अब जब लोगों को पता चल जाता है कि 6 घंटे के लिए वो मरीना के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो एक इंसान मरीना के कपड़े फाड़ देता है। कुछ लोग उसकी बॉडी पे लिपस्टिक से ड्राइंग बनाने लग जाते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बुरा लिख देते हैं। ये सब करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और वो मरीना को और टेस्ट करने लगते हैं। एक इंसान रेजर से मरीना के गले पे कट मारता है और उसका खून पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लोग गुलाब के कांटों से उसकी स्किन छील देते हैं। इन 6 घंटों में मरीना पूरे टाइम अपने आप को होल्ड करके रखती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, फिर भी वो स्टिल खड़ी रहती है। परफॉर्मेंस के एंड में एक इंसान टेबल पे जाता है, बुलेट को गन में डालता है, लोड करता है और मरीना के हाथ में पकड़ा देता है और उसके गर्दन की तरफ एम कर देता है। उस टाइम बस यही लगता है कि ये इंसान इसको अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर देगा। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता है जिसके कारण लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 6 घंटे पूरे हो जाते हैं और सबको लगता है कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई, बट ऐसा होता नहीं। असली परफॉर्मेंस अब शुरू होती है। अब मरीना की बारी होती है उन्हें टेस्ट करने की। अब जिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था, मरीना उनकी आंखों में आंखें डालती है और उन्हें घूरने लग जाती है। ये देख के लोग डरने लग जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। लोगों को इस पार्ट का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। रिदम जीरो का जो मकसद था वो पूरा हो चुका था। ये दिखाना कि अगर आप अपने आप को किसी और के हवाले करते हैं तो लोग कितना गिर जाते हैं, कितना फायदा उठाते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल कि अगर आप भी उन ऑडियंस में से एक होते तो आप क्या चूज करते हैं? क्या आप गुलाब चूज करते हैं या फिर